नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद में फंसी सरकार, इंडिया गठबंधन लाएगा महाभियोग, क्योंकि सांसदों की 100 प्लस 39 प्लस 37 प्लस 29 सांसदों की एक मिलीजुली तैयारी है। अब महत्वपूर्ण यह है कि यह महाभियोग जो लाया जा रहा है संसद में, संसद की कार्रवाई किस तरह स्थगित की जा रही है यह हर किसी को पता है। और आज शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण देंगे, जबकि विपक्ष को भाषण नहीं देने दिया गया उसके जवाब में, और प्रधानमंत्री देंगे भाषण। वो भाषण क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार को लेकर के ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में आज बहस करेंगे। ममता बनर्जी एक वकील भी है और ममता बनर्जी बहस करेंगे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कि 72 लाख लोगों के नाम एसआईआर के तहत पश्चिम बंगाल में काट दिए गए हैं और कितने सारे फर्जी वोटों की हेराफेरी की जा रही है, यह आरोप है। बीएलओ कितने इस्तीफा दे दिए और केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से जो भेजा गया है वहां पर, वह उत्पात अधिकारी जो मचाए हुए हैं उसके खिलाफ पिटीशन एक्सेप्ट हो गया है और जीरा अब होना है। लेकिन इधर ममता बनर्जी ने यह कहा कि इंडिया गठबंधन महाभियोग लाएगा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लोकसभा के अंदर। इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र है और लंबा बजट सेशन चलने वाला है। इस सेशन के द्वारा जब महाभियोग लाया जाएगा, 100 प्लस 100 कांग्रेस के, 39 डीएमके के, 37 समाजवादी पार्टी के और 29 तृणमूल कांग्रेस के, इतने सांसदों के द्वारा जब लाया जाएगा, 200 से अधिक होते हैं या, तो फिर एक्सेप्ट स्पीकर ओम बिरला को करना पड़ेगा। और जब एक्सेप्ट होकर के इस पर बहस होगी तो फिर सरकार घिरेगी और सरकार को चर्चा करना पड़ेगा। और अगर महाभियोग पर कोई एक्सेप्ट स्पीकर ओम बिरला नहीं करते, जैसे चाइना पर बात करने के लिए राष्ट्रपति के संबोधन के बाद नहीं बोलने दिया गया विपक्ष को, तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में आ सकता है। अब अगर महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ, इन दोनों में से कोई आया, पहले हम लोग महाभियोग पर बात करते हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग अगर नहीं एक्सेप्ट होता है, स्पीकर ओम बिरला नहीं करते हैं, जबकि 200 से अधिक सांसद होते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यह नियम है, तो फिर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो उन्हें मंजूर ही करना पड़ेगा अगर इसको नहीं किया तो। और महाभियोग पर अगर तैयार हुए तो भी फंसेगी सरकार, क्योंकि इन्हीं के सहयोगी दल नहीं बोलेंगे उनके बचाव में। और अविश्वास प्रस्ताव अगर आया तो सरकार गिर भी सकती है और इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। ममता बनर्जी अभी और 2 दिन रहने वाली है दिल्ली के अंदर, और इस वक्त दिल्ली के सभी नेता इंडिया गठबंधन के दिल्ली के अंदर है, पार्लियामेंट चल रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन, उन्होंने इंडिया गठबंधन की बात की। याद कीजिए कि राहुल गांधी को जब नहीं बोलने दिया गया और अखिलेश यादव को बोलने के लिए बोला गया, तो विपक्ष के हर नेता, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के लोगों ने भी यह कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो यानी कि ममता बनर्जी की बैठक राहुल गांधी के साथ होगी और पूरे इंडिया गठबंधन के लोग होंगे और बहुत बड़ा निर्णय यानी कि फैसला इंडिया गठबंधन इस बैठक में लेगा, जो कल बैठक या संभवतः मानी जा रही है कि कल बैठक होगी। ऐसे में ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया दिल्ली के अंदर कि उन्होंने यह कह दिया कि महाभियोग हम ला रहे हैं, इंडिया गठबंधन महाभियोग लाएगा। उन्होंने बताया कि 100 कांग्रेस के, 39 डीएमके के, 37 समाजवादी पार्टी के और 29 तृणमूल कांग्रेस के, इतने सांसदों का एक बार हस्ताक्षर करके स्पीकर ओम बिरला को दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि यह महाभियोग आने के बाद चुनाव आयोग
को लेकर के सरकार क्या करेगी। अभी तक चुनाव आयोग के प्रणाली पर या एसआईआर पर या वोट चोरी पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी ने कई बार प्रयास किए पार्लियामेंट के अंदर, बाकी के नेताओं ने भी किया। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें मैं जीत जाऊं तो भी ईवीएम मशीन पर हमें भरोसा नहीं होगा। यह अखिलेश यादव ने कई बार यह बातें कही है। अब ऐसे में महाभियोग, यह सरकार एक असंवैधानिक सरकार है। मोदी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार एक असंवैधानिक सरकार है, हरियाणा की सरकार एक असंवैधानिक सरकार है, मध्य प्रदेश राजस्थान की सरकार असंवैधानिक सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार असंवैधानिक सरकार है, ऐसा विपक्ष मानता है। राहुल गांधी ने यह बातें कई बार कही है कि वोट चोरी यानी कि असंवैधानिक सरकार। अब ऐसे में अगर इस पर चर्चा होगी तो पूरी वोट चोरी का से लेकर के ईवीएम मशीन और चुनाव प्रणाली, सीसीटीवी फुटेज और चुनाव आयोग की नियुक्ति और उसके कानून से जो बचने के लिए स्पेशल कानून बनाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त को, उस पर हर मुद्दे पर चर्चा होगी। फिर चर्चा इस बात पर भी होगी कि जब इस देश के किसी सरकार ने किसी भी व्यक्ति को इस देश के नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आपने नागरिकता पूछा कैसे और किस तरह से पूछा। अब चुनाव आयोग जो कह रहा है, चुनाव आयोग का यह साफ कहना जो है कि हम नहीं मानते आधार कार्ड को, चुनाव आयोग का यह कहना कि हम नहीं मानते ड्राइविंग लाइसेंस को, चुनाव आयोग का यह कहना कि हम राशन कार्ड नहीं मानते, चुनाव आयोग का यह कहना कि हम पैन कार्ड नहीं मानते, तो क्या मानते? तो यह डॉक्यूमेंट बनाने के मतलब क्या हुए, यह सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि यह पावर किस कानून के तहत चुनाव आयोग को दिया नरेंद्र मोदी ने। दूसरी चीज, करोड़ों लोगों के नाम कट रहे हैं, करोड़ों लोग जो नाम कटे हुए हैं, क्या वह इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस बात की पुष्टि गृह मंत्रालय ने कर दी है कि वह इस देश के नागरिक नहीं है? अगर है तो उनके नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं? अगर वो नहीं है तो इस देश में क्या कर रहे हैं? यह गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। अब ऐसे में जो जिनका निधन बता दिया गया है कि निधन हो गया है, कहीं किसी स्टेट में 22 लाख, किसी स्टेट में 50 लाख, किसी स्टेट में कुछ लाख, और वह जीवित है, वह जीवित है, तो यह क्यों, उन्हें क्यों जीवित नहीं मानता चुनाव आयोग, और किसके कहने पर यह सारी चीजें हुई हैं? यह सरकार को जवाब देना पड़ेगा। यह जवाब देना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ही क्यों इस देश का चुनेगा, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगा, क्यों प्रधानमंत्री के पसंद का व्यक्ति होगा? यानी कि वोट चोरी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डी.वाई. चंद्रचूड़ जब सीजीआई थे तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी अफसर की नियुक्ति प्रधानमंत्री स्वयं करता है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का, तो वह व्यक्ति निष्पक्ष नहीं होगा, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए काम करेगा और उनके आदेशों को अपना आदेश मानेगा और उसी पर वह काम करेगा। ऐसे में फ्री एंड फेयर या निष्पक्ष काम नहीं कर सकता वह अधिकारी। तो फिर नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए कमेटी को क्यों ध्वस्त कर दिया और खुद लाएगा? यह सब कुछ ममता बनर्जी कहती हुई नजर आ रही है। अब ज्ञानेश कुमार पर आने पर महाभियोग अगर विपक्ष ला रहा है 200 से अधिक सांसदों के सिग्नेचर के बाद, तो इस सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि आखिर चुनाव आयोग जो सीसीटीवी फुटेज जो संविधान के तौर पर और कानून बनाए गए थे, सीसीटीवी कैमरे लगाएगा, तो वह फुटेज क्यों नहीं दिखाए जा रहे विपक्ष को? यह भी जवाब देना पड़ेगा कि काउंटिंग में हेराफेरी जो हो रही है उसको भी जवाब देना पड़ेगा। यह भी देना पड़ेगा कि जो रिकाउंटिंग का नियम था उस नियम को क्यों बदल दिया गया, क्यों नहीं रिकाउंटिंग कराई जा रही है, जब प्रत्याशी
मांग कर रहे हैं। तो यह सारी चीजें जो है हेराफेरियां, यह सरकार को जवाब देने पड़ेंगे, जबकि सरकार के लिए ही यह सब हो रहा है। यह पहला महाभियोग से सरकार इसमें फंसेगी, जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े हुए थे और एसआईआर के खिलाफ वह चुनाव आयोग को जाकर के कंप्लेन किए थे और कहे थे आप एसआईआर बंद कीजिए। आप इंसेटिव रिवीजन करा सकते हैं, स्पेशल इंसेटिव रिवीजन, आप किसी की नागरिकता नहीं पूछ सकते। ऐसे में आंध्र प्रदेश में नहीं कराई गई, आसाम में नहीं कराई गई, महाराष्ट्र में नहीं कराई गई, क्योंकि बीएमसी का चुनाव था। जिस हरियाणा के अंदर यह सरकार नहीं मानती थी, चुनाव आयोग नहीं मान रहा था कि फर्जी वोट है, और वहां पर 25,44,000 फर्जी वोटों का आरोप लगाया राहुल गांधी ने सबूतों के साथ। तो बाद में 29 लाख फर्जी वोटर है, कई महीने बाद चुनाव आयोग ने अखबार में लेख छपवाया और हम इनको हटाएंगे। तो 29 लाख लोगों ने फर्जी वोट दिया था, कहां? हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं करती? क्योंकि हार और जीत का अंतर मात्र 1,22,000 है कांग्रेस और भाजपा के बीच। ऐसे में तो भाजपा के एक एक व्यक्ति की जमानत जब्त हो रही थी। तो हजारों सवाल उठ खड़े होंगे। अब दूसरा पहलू इसका जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर स्पीकर ओम बिरला ने 200 से अधिक सांसदों पर अगर नहीं माना, महाभियोग को एक्सेप्ट नहीं किया, तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ना चाहते हुए भी स्पीकर ओम बिरला को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा। अगर इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाने से सरकार कई मुद्दों पर घिरेगी। अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद चाइना पर भी खुल के बात होगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने से अमेरिकी डील पर भी बात होगी। अविश्वास प्रस्ताव आने से एप्स्टीन फाइल पर भी चर्चा होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने से चुनाव आयोग पर भी चर्चा होगा और अविश्वास प्रस्ताव आने से संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां जो है उसके भी चर्चा होंगी और न्यायपालिका पर भी चर्चा हो सकता है। जो सीजीआई कानून मंत्री और सरकार के लोगों के साथ बैडमिंटन और फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। अब यह सब कुछ हालात जो है, परिस्थितियां, यह पहली बार देश की राजनीति में देखी जा रही है, इसके पहले नहीं। अब दूसरा चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अविश्वास प्रस्ताव में इस सरकार के पास 293 सीटें हैं और 272 का बहुमत का आंकड़ा है लोकसभा के अंदर। 272 का आंकड़ा है बहुमत का जादुई आंकड़ा और 293 है। अब एकनाथ शिंदे नाराज है इस सरकार से और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर वह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन न देते हुए अपने प्रत्याशी का नामांकन करा दिए हैं मेयर पद के लिए और डिप्टी मेयर के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपने प्रत्याशी का भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा दिया है, पर्चा दाखिला कर दिया है। 11 तारीख तक महाराष्ट्र को मेयर मिल जाएगा बीएमसी को। अब ऐसे में न तो भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना सकती है, न एकनाथ शिंदे बना सकते हैं, दोनों एकजुट न हो तो, और दोनों कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास एक रास्ते हैं, जो एकनाथ शिंदे उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था शिवसेना का मेयर होगा और एकनाथ शिंदे के पार्षदों ने भी यह कहा था कि शिवसेना का ही मेयर होगा, चाहे एकनाथ शिंदे का हो चाहे उद्धव ठाकरे का हो। भाजपा को समर्थन अगर दिया एकनाथ शिंदे ने तो मैं उद्धव ठाकरे के पास चला जाऊंगा। अब एकनाथ शिंदे इस पे अड़ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं एकनाथ शिंदे, तो उनके लोग छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने अपने प्रत्याशी का नामांकन करा दिया। अब जब नामांकन करा दिया तो इंडिया गठबंधन से संपर्क में एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे संपर्क में है कि मेयर के लिए उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि शिवसेना का हो। बाला साहब ठाकरे की 100वीं शताब्दी चल रही है, एकनाथ शिंदे भी उन शिवसेना का मेयर चाहते हैं, उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन के पास बहुमत के लिए 8 पार्षदों की जरूरत है और इधर काफी जरूरत है, 114 में भारतीय जनता पार्टी के पास 87 है मात्र,
और एक नाथ शिंदे शिवसेना के पास मात्र 29 है और चाहिए 114। तो इंडिया गठबंधन भाजपा का तो नहीं चाहता है, तो एक नाथ शिंदे को सपोर्ट करेगा और एक नाथ शिंदे सपोर्ट इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर अपना मेयर बनाएंगे। अपना मेयर बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी से टकराव होगा और वहां से सरकार से निकाले जाएंगे, क्योंकि टकराव वैसे भी बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से मेयर जाने के बाद। अब एक नाथ शिंदे की जरूरत भाजपा को नहीं है, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार संकट में पड़ती जा रही है। अब अगर इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी जिस तरह महाभियोग की बात की और महाभियोग एक्सेप्ट नहीं हुआ, जो 100% जिसमें शक यह है कि ओम बिरला नहीं एक्सेप्ट करेंगे महाभियोग को, लेकिन अब विश्वास प्रस्ताव को उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वह भाग ही नहीं सकते पीछे कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने देंगे, वह ला सकते हैं और यह इंडिया गठबंधन के पास यह एक मौका है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और एक नाथ शिंदे का मेयर इंडिया गठबंधन बना देगा, तो एक नाथ शिंदे को 7 सांसदों का समर्थन इंडिया गठबंधन को देना पड़ेगा। इसी शर्त पर इंडिया गठबंधन उनको देगा। अब भारतीय जनता पार्टी उनका मेयर बनाने को तैयार नहीं है और टकराव लगातार हो रहा है और उनके हाथ में कुछ है नहीं सरकार में। ऐसे में बीएमसी हाथ से नहीं जाने देंगे, बल्कि 7 सांसदों को वह इंडिया गठबंधन के हवाले करेंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी के 293 सांसदों में 7 सांसद जाने के बाद 286 पर आकर के अटक जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी एसआईआर के खिलाफ थे और चुनाव आयोग के खिलाफ ही महाभियोग लाने की बात कर रहा है इंडिया गठबंधन। जब महाभियोग पर मोदी सरकार नहीं, स्पीकर ओम बिरला संसद के अंदर नहीं मानेंगे, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सरकार पर आएगा, जो यह चर्चा करने के लिए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने भी चुनाव आयोग के एसआईआर का बगावत किया था, खुला ऐलान किया था कि हम समर्थन नहीं करते। अब मोदी सरकार के साथ नहीं थे और मोदी सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। वह बार बार कह रहे हैं कि 10 सालों से मोदी सरकार ने धोखा दिया है मुझे, और जो वादे किए थे 1 फरवरी को बजट के दिन जो देना था, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी आंध्र प्रदेश को नहीं दिया है और इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू खासे नाराज है। सोचिए कि एक नाथ शिंदे के 7 सांसदों के समर्थन वापस लेने के बाद 286 बचती है और 16 का समर्थन अगर वापस ले लिया चंद्रबाबू नायडू ने, तो 270 पर सरकार आ जाएगी और सरकार गिर जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन वापस लेंगे तो पवन कल्याण आरती थोड़ी उतारेंगे मोदी जी का, वह भी लेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की सरकार में डिप्टी सीएम है। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है वह 268 पर आ जाएगी और 268 पर आने के बाद नीतीश के 12 सांसद नहीं बचा पाएंगे सरकार को। ऐसे में नीतीश की मुराद पूरी होगी और वह 12 सांसदों का समर्थन वापस ले सकते हैं, यानी कि यह सरकार आकर के 250 के आसपास अटक जाएगी। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर के इंडिया गठबंधन आएगा, तो यह सरकार गिर जाएगी और फिर खेल शुरू होगा और ममता बनर्जी यह शिकंजा पूरी तरह से कसती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के बाद इंडिया गठबंधन के साथ बैठक होने जा रहा है ममता बनर्जी का, और इसी प्रस्ताव पर चर्चा इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। इस प्रस्ताव पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अब कमर कस लिया। सोचिए, मैं बार बार अपने कई कार्यक्रमों में यह कहा हूं कि ममता बनर्जी की वजह से और शरद पवार की वजह से मोदी की सरकार आज तक टिकी हुई थी, क्योंकि पर्दे के पीछे से यह लोग कहीं न कहीं समर्थन कर रहे थे। लेकिन आज ममता बनर्जी को कांग्रेस के 100 सांसदों की याद आ गई, जब 72 लाख लोगों के नाम चुनाव लिस्ट से, वोटर लिस्ट से कट गए। सोचिए, किसी पार्टी का 72 लाख वोट कट जाए तो उसका क्या हर्ष उस पार्टी का होगा चुनाव के अंदर, आप सोच सकते हैं। यह ममता बनर्जी के चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के डरी हुई है, और इसी हफ्ते या अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल के चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में ममता बनर्जी का डर संभव है, क्योंकि अब ममता बनर्जी इसीलिए वह इंडिया गठबंधन के साथ बैठक करने जा रही है। इस बैठक में बहुत कुछ फैसले होंगे, लेकिन राहुल गांधी को
लीडर ऑफ अपोजिशन ममता बनर्जी ने की पार्टी ने भी मान लिया है और अखिलेश ने इस पर मुहर लगाई। सबसे पहले अखिलेश ने उठ करके कहा कि पार्लियामेंट के अंदर कि अगर इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन चाइना पर बात करना चाहता है विदेश नीति पर, तो उसे बोलने देना चाहिए। तो वह इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन नहीं बोलने दिया गया और अखिलेश यादव को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। अखिलेश यादव ने भाषण देने से इनकार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेताओं ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं देंगे, आप पहले लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने की इजाजत दीजिए। और जब सरकार ने बोली वह कांग्रेस के हैं, आप अपनी पार्टी से बोले ना, पूरे इंडिया गठबंधन का, पूरे विपक्ष के दलों का एक ही नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी या स्वर गूंजा पार्लियामेंट के अंदर, मोदी सरकार की चूड़ियां हिल गई और मोदी और शाह पार्लियामेंट से भाग खड़े हुए। नजर नहीं आ रहा है, स्थगित, बार बार स्थगित हो रहा है। 2 बजे तक के लिए फिर स्थगित हो गया है आज, और उसके बाद क्या होता है नहीं होता वक्त बताएगा। लेकिन 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा तो क्या नजारा होगा पार्लियामेंट का, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ऐसे में आज ही ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट से खाली होने के बाद इंडिया गठबंधन के साथ बैठक करेंगी और आज अगर नहीं हुआ तो कल सुबह ममता बनर्जी की बैठक इंडिया गठबंधन के साथ होकर के इसी रणनीति पर काम होने जा रहा है। जो समीकरण मैंने आप दर्शकों को बताया कि किस तरह मोदी सरकार गिर सकती है अगर अविश्वास महाभियोग को, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग को नहीं एक्सेप्ट किया स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के अंदर, जो इंडिया गठबंधन का हक है और जो करना चाहिए, तो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तैयारी है। और इसके लिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी, नीतीश और नायडू से लगातार बात जारी है और उद्धव ठाकरे और शरद पवार एकनाथ शिंदे को समर्थन देकर के, कांग्रेस समर्थन देकर के बीएमसी में वह अपने पाले में लाते हुए नजर आ रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को दुश्मन कहते थे, गद्दार कहते थे, वह उद्धव ठाकरे आज उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार है बीएमसी के अंदर, ताकि मोदी सरकार से 7 सांसदों को कम किया जाए। यानी कि हर संभव प्रयास इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के कर रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई सी है। संसद में ज्ञानेश के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने यह जो लिस्ट तैयार कर रही है ममता बनर्जी ने खुलेआम इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया और एक तरह से पूरी लिस्ट उनकी तैयार है, रणनीति तैयार है। बस कांग्रेस के साथ और पूरे इंडिया गठबंधन के साथ बैठक ही महत्वपूर्ण है और उसके बाद इस रणनीति पर इंडिया गठबंधन अपना काम शुरू करेगा। और आज 5 बजे प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण के बाद, उसके बाद चर्चा शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जो विपक्ष को बोलने से, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोक दिया गया है और विपक्ष का कोई भी व्यक्ति भाषण नहीं दिया है। यह भी पहली उपलब्धि नरेंद्र मोदी की होगी कि एक काले अध्याय के रूप में नरेंद्र मोदी का यह कार्यकाल लिखा जाएगा। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या होता है, जो भी होगा खबरें तो आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन दिल्ली में माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है, सरकार संकट में आई हुई है और सहयोगी दलों से बातचीत करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। लेकिन नीतीश कुमार के अलग राह, चंद्रबाबू नायडू के अलग राह और एकनाथ शिंदे के अलग राह है। अब इस बार चंद्रबाबू नायडू अगर चुके तो चंद्रबाबू नायडू किसी लायक नहीं बचेंगे, नीतीश कुमार चुके तो वह लायक नहीं बचेंगे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जरूर लाएगा इंडिया गठबंधन अगर महाभियोग को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो। सरकार इस संकट में आकर के फंस गई है। लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को आप दर्शक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।